हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु सिस्टर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है बेटा? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। हमने कहाँ सुना है प्रो? प्रो होता है हमारे गेम्स में कि ये बड़ा प्रो है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ये बड़ा नूब है। पर प्रो का मतलब जो यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक में, वो है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा पुराना, और कैरियोटिक वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब क्या है बेटा? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। यानी कि बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो पुराना होता है। अब पुराने का क्या मतलब है? पुराने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे बिखरा हुआ है, इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए हम इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। वही अगर हम यूकैरियोटिक का देखें तो यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब अगेन क्या होता है? न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस में क्या है बेटा? यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंडेड है हमारी न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन से। वहां पर एक भी मेम्ब्रेन नहीं थी, और यहाँ पर दो दो मेम्ब्रेन है। इसलिए ये आपका क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है। ये आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो इन मतलब हमने जो दो सेल्स हैं उनको न्यूक्लियस के बेसिस पर डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है कि एक हमारे पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला है और एक हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस वाला है। अब जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं बेटा, वो किसमें तो देखे जाते हैं? बैक्टीरियाज में। तो जो आपके बैक्टीरिया के सेल्स हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आपके प्लांट एंड एनिमल सेल्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे आउटर में क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। तो ये हमारी सबसे बाहर है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? हमने जो नॉर्मल देखा था कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरियल सेल में सेलुलोज की नहीं बनी होती। उसके बाद जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है बेटा, वो क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोइड है हमारे पास। न्यूक्लियोइड यानी कि बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आपका डीएनए है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। ये आपके राइबोसोम्स है, और यहाँ पर जितना भी हमारा सेल के अंदर लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है, सेमी लिक्विड फ्लूइड जो होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल सस्पेंडेड होते हैं। बाहर हमारे पास छोटे छोटे सीलिया है। सीलिया बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और अगेन हमारे पास यहाँ पर एक क्या है? फ्लैजेला है। फ्लैजेला भी क्या करता है? लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया बहुत सारे होते हैं नंबर में, जबकि जो फ्लैजेला है वो 2 से 4 ही होते हैं। अब उसके बाद बेटा अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स में देखूं, आप नीचे देखिए, पहले नीचे डायग्राम दे रखा है आपके पास बैक्टीरियल सेल का भी, जिसमें अगेन यहाँ पर सेल वॉल दिखा रखी है, फिर सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है। तो ये पिंक कलर का बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल दिखा रखा है, जिसको न्यूक्लियोइड कहा है। ये आपके पास अपेंडेज है फॉर लोकोमोशन। इसका नाम यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसका नाम होता है फ्लैजेला। वही अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें तो हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही आ जाएंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल के प्रॉपर स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेपर में बेटा 101% आता ही आता है। देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक। अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? प्रो यानी कि प्रिमिटिव, और कैरियोट यानी कि न्यूक्लियस। तो यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या है बेटा? एब्सेंट है। फिर अगर हम डायमीटर देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का डायमीटर है 1 to 10 माइक्रोमीटर है। दिस इज माइक्रोमीटर्स। और यूकैरियोटिक सेल का जो डायमीटर है दैट इज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। आपको ये वैल्यू याद नहीं हो रही है, कोई जरूरत भी नहीं है याद करने की। एमसीक्यू के लिए आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की कितनी है। फिर नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक है बेटा उसमें यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब 1, सेलुलर यानी कि सेल, जिसमें एक ही सेल होता है, और एक ही सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो कोई और भी फंक्शन। जबकि यूकैरियोटिक सेल जैसे कि बेटा एनिमल सेल, उसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं,
और वो आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और हमारे अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डाइजेशन के लिए प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। फिर आता है बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब सबसे पहले तो ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, वैसे ही सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनल्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होते तो हैं बट उनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स भी है और उनके बाहर मेम्ब्रेन भी है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो हमें पता ही है कि यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के बाहर, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। बुक में भी स्ट्रक्चर दे रखे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के, और कभी कभार पेपर में डायग्राम भी बनाने के लिए आता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया जिसको आप अपने एग्जाम में आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये हमने सेल वॉल जब पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था ये चीज। अब देखो प्लांट सेल में हमने क्या बनाई है, बाहर एक सेल वॉल बनाई है, पर जबकि जो एनिमल सेल है उसमें हमने कोई सेल वॉल नहीं बनाई, हमने डायरेक्टली क्या बनाई है, सेल मेम्ब्रेन बनाई है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम और क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखिए सेल वॉल के बाद हमने क्या बनाया बेटा, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लांट्स में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। उसके बाद बेटा ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हमारा सारा का सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म आपका सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड यानी कि प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो दूसरा मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि प्लांट सेल के सेंटर में आपको एक बड़ा सा वैक्यूल मिलता है। वैक्यूल क्या काम करता है, स्टोर हाउस का काम करता है। जितनी भी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है या जितनी भी चीजें वेस्ट की हैं वो सारी की सारी क्या करेगा, स्टोर कर लेगा अपने पास। वही अगर आप एनिमल सेल में देखोगे वैक्यूल उसमें भी प्रेजेंट है बट उसमें बहुत सारे और छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है, सेंटर में होता है और लार्ज होता है। नेक्स्ट इज प्लांट सेल में बेटा देखो यहाँ पर हमने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं ये तो सबको पता ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि बेटा जो सेल को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी जनरेट कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। ऐसा क्या काम कर रहा है कि खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही क्या काम करता है, आगे जाके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और वो किस में आगे हेल्प करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसलिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, पर क्या हम कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। इसलिए बेटा हमारे अंदर यानी कि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस, ये है बेटा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, और ये बेटा इनका मेजर 3 काम होते हैं, और आपको याद कैसे करना है, पी, पी और टी। पीपीटी से हमने सुना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब पीपीटी से कैसे याद करना है, प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट। जो काम बेटा इससे पहले वाला ऑर्गेनल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके भेजेगा वो सारा इसको क्या करेगा, गोल्जी अपरेटस के पास वो सामान आया उसको प्रोसेस कर देगा, उसको पैक कर देगा और उसको आगे भेज देगा। जैसे हमारे यहाँ पर पोस्टमैन करता है ना, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। उसके ऊपर है हमारे पास न्यूक्लियस जो कि हमारा ब्रेन ऑफ द सेल होता है, यही हमारा सारे की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस में देखो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को बेटा क्योंकि ये बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है जिस, और ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेटा 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ वाले में क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो जिसका सरफेस जो है बेटा रफ है यानी कि आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब उसके ऊपर जैसे कंचे भी घेर देते हैं ना, वैसे ही अगर यहाँ पर हमने कंचे भी घेर दिए तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कंचे हैं। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं इसलिए उसका सरफेस रफ हो जाता है।
पर मैं दूसरे वाले की बात करूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसके ऊपर तो कोई कंचे है ही नहीं, उसके ऊपर तो कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए वो क्या है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है। फिर बेटा हमारे पास राइबोसोम्स है जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और लाइसोसोम्स है जिन्हें हम सुसाइडल बैंक ऑफ द सेल कहते हैं। अब एनिमल सेल्स में अगर हम देखें बेटा, अगेन साइटोप्लाज्म जैसा आपका प्लांट सेल में था पूरे सेल के अंदर, वैसे ही एनिमल सेल में भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस का काम करता है। न्यूक्लियस, प्लांट सेल में बेटा न्यूक्लियस जो था वो एक कोने में था, एनिमल सेल में सेंटर में है और थोड़ा लार्ज साइज का होता है। अगेन ये आपका गोल्जी अपरेटस सेम काम कर रहा है। फिर आपका ये पूरा न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक चीज हमने एक्स्ट्रा बनाई है, दैट इज इंफ्यूजन बॉडीज। इंफ्यूजन बॉडीज बेटा प्लांट सेल में भी होती है, और इंफ्यूजन बॉडीज का काम होता है स्टोर करना। जैसे प्लांट में खाना किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज की फॉर्म में बना, अब वो खाना जाकर स्टोर किस फॉर्म में हो जाएगा, स्टार्च की फॉर्म में। तो वो जो स्टार्च स्टोर होता है ना, वो इंफ्यूजन बॉडीज की फॉर्म में। ऐसे ही एनिमल सेल्स में भी जो खाना स्टोर होगा वो छोटे छोटे इंफ्यूजन बॉडीज की फॉर्म में होता है, चाहे वो कैल्शियम के क्रिस्टल्स हो, चाहे प्लांट सेल में वो स्टार्च हो। अब इसको हमने अभी जितने भी ऑर्गेनल थे बहुत शॉर्ट में पढ़ा है। अब हम एक एक ऑर्गेनल को बेटा प्रॉपर डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल में डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरियल सेल में तो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, तो तीनों में क्या आ जाएगा, यस। सेल वॉल, सेल वॉल बेटा हमने बैक्टीरियल सेल में तो पढ़ी है, प्लांट सेल में भी पढ़ी है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल सेल में हमने देखा कि सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म बेटा तीनों में होता है, और तीनों में ही साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्या बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या प्लांट सेल के पास है, बिल्कुल है। क्या एनिमल सेल के पास है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसके पास है, यानी कि न्यूक्लियोइड किसके पास है, सिर्फ बैक्टीरियल सेल के पास, और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के पास न्यूक्लियोइड नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, नहीं। प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जी बिल्कुल, और एनिमल सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक आपकी एनसीईआरटी में बेटा साइड में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स के बारे में बता रखा है। अब हमने इससे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, प्लांट के बारे में पढ़ा और एनिमल के बारे में पढ़ा। सब में हमने देखा कि सेल है, सेल में कुछ ऑर्गेनल है, उसमें जेनेटिक मटेरियल है, पर बेटा हमने कहीं भी वायरस की बात नहीं करी। वायरस आपने सुना होगा, वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्पेशली आपका जो कॉमन कोल्ड है, जो अभी कोविड आया था, कोविड आपका वायरस से होता है, कोरोना वायरस था ना, वो भी आपका वायरस से होता है। तो अब वायरस की अगर हम बात करें बेटा, चाहे वायरस हो, चाहे वायरॉइड्स हो, चाहे आपकी प्रायोन्स हो, ये सारे के सारे ए सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, ए सेलुलर। अब ए का मतलब क्या है, एब्सेंट, और सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि बेटा यहाँ पर सेल प्रेजेंट नहीं है। अब बहुत छोटे होते हैं साइज में। अगर मैं तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ूं तो वायरसेस क्या है, उनके पास जेनेटिक मटेरियल है अंदर, और उसके बाद बेटा एक प्रोटीन कोट है, यानी कि इसके बाहर एक प्रोटीन कोट बनी हुई है। जबकि वायरॉइड्स की बात करूं तो उनके पास प्रोटीन कोट भी नहीं है, उनके पास सिर्फ क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। और प्रायोन्स के पास बेटा जेनेटिक मटेरियल भी प्रॉपर नहीं होता, उनके पास बस प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन मिसफोल्डेड होता है, यानी कि प्रॉपरली फोल्ड नहीं होते हैं। और तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, ऐसे ही कि आपका ये प्रोटीन है और ये प्रॉपरली फोल्डेड नहीं है, ठीक है। फिर सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन, सेल ऑर्गेनल्स क्या है बेटा, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना अलग फंक्शन होता है। जैसे अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, पावर हाउस ऑफ द सेल था, तो एनर्जी जनरेट कर रहा है। गोल्जी अपरेटस क्या कर रहा था, पैकेज, प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट, ये तीन काम कर रहा था। तो हर एक ऑर्गेनल का अपना एक अलग फंक्शन होता है। ऐसे ही बेटा जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, एक साथ काम करते हैं ताकि सेल आपका अलाइव यानी कि जिंदा रह सके, हेल्दी रह सके और प्रॉपरली फंक्शन कर सके। फिर आते हैं बेटा न्यूक्लियस के बारे में, जो आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है। दोनों ही मेम्ब्रेन मिलाकर क्या बनाती है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है।
ठीक है। उसके बाद बेटा अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, और उस जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या कहा कि वो क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन यानी कि जो आपका बिखरा हुआ एंटैंगल्ड जेनेटिक मटेरियल होता है कि डीएनए है बस थ्रेड की फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। अब इस जेनेटिक मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, डीएनए प्रेजेंट होता है, और कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद बेटा आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस में कुछ छेद से प्रेजेंट है। ये पोर का काम क्या है बेटा, कि जो चीजें आपकी न्यूक्लियस के अंदर बनी है उसको साइटोप्लाज्म में लेकर जाना, या फिर जो साइटोप्लाज्म बनी है उसको न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाना। यानी कि ये किसका काम कर रहा है बेटा, एक रोड का काम कर रहा है कि ये सामान अंदर इधर से चला जाएगा और बाहर भी इधर से आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोमल की सब यूनिट्स बनाता है। हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है बेटा। राइबोसोम्स जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब राइबोसोम में बेटा दो सब यूनिट होती है, एक होती है स्मॉलर वाली सब यूनिट और एक होती है लार्जर वाली सब यूनिट। तो अलग अलग सब यूनिट आपकी न्यूक्लियोलस में बनती है, स्मॉलर वाली अलग बनी, लार्जर वाली अलग बनी। अब फिर वो वहां से जब बाहर से साइटोप्लाज्म में आ जाएगी तब वो दोनों जुड़ जाएंगी और एक राइबोसोम बना लेंगी। ये दोनों न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहा जाएंगी, साइटोप्लाज्म में जाएंगी, और साइटोप्लाज्म में जाकर ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, एक राइबोसोम बना लेंगे। पहले सेपरेटली न्यूक्लियोलस में बनती है। फिर बेटा आपके पास, अच्छा ये जो न्यूक्लियर पोर है यहाँ पर हमने कितने बनाया बेटा, ये एक, ये दो और ये तीन। अब ऐसा नहीं है कि हमने तीन बनाया तो तीन ही होते हैं। मैमल, अगर हम अपने सेल्स के बारे में बात करें बेटा, हमारे सेल्स में 3000 से 4000 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है। और हम इतने सारे तो नहीं बना सकते डायग्राम में। अब जीन क्या होता है बेटा, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि फंक्शन कर रहा है। ये हमारा डीएनए है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला जो सेगमेंट है वो काम कर रहा है और प्रोटीन बना रहा है, तो इसको मैं क्या कह दूंगी, जीन कह दूंगी, ठीक है। और वही ये तो यूकैरियोटिक का हो गया, प्रॉपर न्यूक्लियस है। पर अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो वहां पर एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, पर बेटा जो मेजर आपका आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वो कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि बेटा उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये आपके पेपर में गिव रीजन के फॉर्म में आ सकता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्योंकि आरबीसी का मेजर काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर बेटा आरबीसी का मेजर पोर्शन यानी कि सेल का मेजर पोर्शन न्यूक्लियस कवर कर लेगा तो ऑक्सीजन बाइंड करेगी ही कहां पर, इसलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन आती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और उसको ले जाते पूरी, मतलब जो आरबीसी है पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं तो वो डिवाइड तो कर नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियस की हेल्प से डिवीजन होती है, तो डिवाइड भी नहीं कर सकता और अपने आप को रिपेयर भी नहीं कर सकता। इसलिए बेटा हमारी तरह आरबीसी का भी क्या होता है, एक लाइफ स्पैन होता है। आरबीसी सिर्फ 120 दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एडुसिस्टेंस।